होगी छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर के, जहां मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। कई जिलों में हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहा है। रायपुर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। शहर में बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है। गरज चमक के साथ लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और प्रदेश के कई जिलों में हैवी रेन का अलर्ट देखने को मिल रहा है। विभाग ने बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात की जाए तो यहां देखिए पूरी तरह से मॉनसून सक्रिय हो चुका है। कई जिलों में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। रायपुर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। भीषण गर्मी से लोगों को यहां राहत मिल रही है। तो वहीं बीती रात से लगातार कई शहर ऐसे हैं जहां बारिश थम नहीं रही है। गरज चमक के साथ लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कई जगह ऐसी हैं जहां हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन कई ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर तेज और झमाझम बारिश हो रही है। तो लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी संभावना यहां पर जताई है। छत्तीसगढ़ के मौसम की अगर बात की जाए तो यहां लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, क्योंकि शहरों में तेज बारिश हो रही है। और देखिए, अगर हम यहाँ पर बात लगातार छत्तीसगढ़ की मौसम की कर रहे हैं, यहाँ कई जिले ऐसे हैं जहाँ बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुक नहीं रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं। सीधा अनमोल का रुख करेंगे। अनमोल, छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज बदल रहे हैं, क्या मौसम देखने को मिल रहा है, उस पर जानकारी दीजिए। अब बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव है और रायपुर की अगर बात करेंगे अंशिका, तो सुबह से ही रायपुर में बारिश हो रही है और सुबह से ही गरज चमक के साथ बारिश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए, अभी हम लोग खड़े हैं सड़क के किनारे और यहाँ पर अभी भी बारिश जो है जारी है। सुबह से ही जो लोग मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं उनकी संख्या कम है, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर तेज़ हवाएँ चल रही है। अगर आसमान पर नज़र डालेंगे तो अभी भी काले बादल जो हैं आसमान में छाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि रायपुर में मानसून जो है काफ़ी एक्टिव हो चुका है, क्योंकि बीच में रायपुर में मानसून धीमी पड़ी थी, लेकिन अभी फिलहाल रायपुर में मानसून एक्टिव हो गया है। और मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि अगले कुछ दिनों तक ये वर्षा जो है लगातार हो सकती है, यानी कि ये भारी वर्षा में तब्दील हो जाएगी और कई जगहों पर देखिए बिजली गिरने की भी संभावना है। तो मौसम विभाग ने हैवी रेन के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल अनमोल, देखिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के मौसम की बात कर रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां हैवी रेन का अलर्ट जारी है, तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली भी गिरने की संभावनाएं जताई जा रही है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल। आगे बढ़ेंगे और देखिए अब बात करते हैं, कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना केसेस पर बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ के। बीते 24 घंटे में 11 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 5 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। बिलासपुर में 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सरगुजा में 2, महासमुंद में 1 मरीज मिला है। वहीं पूरे प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 53 तक पहुंच चुकी है। अब तक 135 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो वहीं 43 मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में रह करके अपना इलाज करवा रहे हैं। 8 मरीज जनरल वार्ड में भर्ती हैं, तो वहीं 2 मरीजों का इलाज आईसीयू में चल रहा है। कोरोना के आंकड़े अब डरा रहे हैं, ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से छत्तीसगढ़ में कोरोना पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, यानी पूरे एक दिन में 11 नए केसेस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मरीज रायपुर में मिले हैं। राजधानी रायपुर में 5 नए केसेस सामने आए हैं, तो वहीं बिलासपुर में 3 नए केसेस मिले। और देखिए छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है छत्तीसगढ़ में। महिला एवं बाल विकास विभाग में फेरबदल देखने को मिला है। 136 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। स्थानांतरण नीति के तहत यह आदेश जारी किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। समाज कल्याण विभाग में भी प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। तो वहीं देखिए, समाज कल्याण विभाग के 22 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हुए हैं, उनका ट्रांसफर किया गया है। तो इसके साथ ही बड़ा फेरबदल, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग में 136 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। स्थानांतरण नीति के तहत यह आदेश को जारी किया गया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। तो वहीं समाज कल्याण विभाग में 22 अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया। और बिलासपुर से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक को धमकी दी गई है। शैलेश पांडे को अज्ञात कॉल पर धमकी मिली है और कॉलर ने फोन पर 20 लाख रुपए मांगे हैं।
रुपया नहीं देने पर बेटी को उठा लेने की धमकी दी गई है, बेटी को किडनैप करने की धमकी मिल रही है। पूर्व विधायक ने थाने में जाकर के शिकायत भी दर्ज कराई है, तो वहीं सकरी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिलासपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक को धमकी दी जा रही है, फोन करके धमकी मिल रही है। शैलेश पांडे को एक अज्ञात कॉल आता है जिस पर उनसे 20 लाख रुपए मांगे गए और 20 लाख रुपए देने से मना करने पर उनकी बेटी को उठा लेने की धमकी उन्हें दी जा रही है और इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष दुबे फोन कॉल पर जुड़ गए। आशीष, बिलासपुर से ये मामला सामने आया है जहां पूर्व विधायक को धमकी दी जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं और उसके साथ ही बेटी को किडनैप करने तक की धमकी दी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व विधायक जो शैलेश पांडे है, आसमा कॉलोनी में रहते हैं, उन्हें जो है पहले एक अज्ञात नंबर से फोन आता है और उनकी जो पत्नी है उनके मोबाइल नंबर पर ये कॉल आता है और ये कहा जाता है कि आप जो है 20 लाख रुपए दे दो, नहीं तो जो है आपकी बेटी को उठा लिया जाएगा। नाम हालांकि उसमें जो सहकारिता की डीआर है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है मंजू पांडे का, लेकिन नंबर जो है शैलेश पांडे के घर का जो है लगाया जाता है ज्ञात कॉलर के द्वारा। और ये अलग तरह का ये पूरा मामला बिलासपुर में पहली बार ऐसा सामने आया है कि जिसमें जो है नाम किसी और का और कॉल जो है शैलेश पांडे के मोबाइल पर आ रहा है, उनके घर पर आ रहा है, उनकी बेटी को जो है उठा लेने की धमकी दी जा रही है। और यही कारण है कि इसमें दोनों ही पक्षों ने जो है सकरी थाना में, जहाँ पे थाना प्रभारी प्रदीप आ रहे हैं, उनके सामने ये शिकायत की है स्वयं जो है थाने में जाकर कि इस संवेदनशील मामले का जो है पता लगाया जाए कि आखिर अज्ञात कॉलर कौन है, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं शैलेश पांडे जो कांग्रेस के विधायक। बिल्कुल आशीष, देखिए यहाँ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि अज्ञात कॉलर कौन है जिसने ये धमकी दी है। और बड़ी खबर नारायणपुर से मिल रही है जहाँ 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जंगल से 2 महिला नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और ये चारों नक्सली 16 जून को हुई मुठभेड़ में शामिल थे। डीआरजी दल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नक्सलियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। 12 बोर राइफल और डेटोनेटर को जब्त किया गया है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 4 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। चारों नक्सली 16 जून की मुठभेड़ में शामिल थे और ऐसे में डीआरजी दल ने यहां बहुत बड़ी कार्रवाई की है। नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। 12 बोर राइफल डेटोनेटर को जब्त किया गया है और ये वही नक्सली हैं जो 16 जून को हुई मुठभेड़ में शामिल थे। ऐसे में डीआरजी दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। और वहीं देखिए अगली खबर आपको बता दें, जहां कोरबा की पुष्पांजलि महंत संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थी। युवती के परिजन पुलिस की कार्रवाई न होने से नाराज होकर कोरबा एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हुए थे। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया और न्याय की मांग की है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने 3 दिन तक कार्रवाई नहीं की, इसलिए वे शव को लेकर कोरबा आए। पुलिस ने परिजनों को जांच का आश्वासन भी दिलाया। और अगली खबर नारायणपुर से है, जहां जिला अस्पताल में अचानक से हड़कंप मच गया है। डॉक्टर जयश्री साहू से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। पूरे जिले में ओपीडी ठप हो गई है। इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हैं। अपर कलेक्टर से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की जा रही है। सरकारी क्वार्टर्स को लेकर के यहां पर यह विवाद हुआ था और ये मामला बढ़ता ही चला गया। नारायणपुर जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टर जयश्री साहू से दुर्व्यवहार का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। पूरे जिले के ओपीडी ठप है। इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया गया है और ऐसे में अपर कलेक्टर से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग यहां पर की जा रही है। सरकारी क्वार्टर्स को लेकर के ये विवाद हुआ था, ऐसे में डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। जिला अस्पताल के बहुत सारे डॉक्टर मेरे समक्ष आए थे, अपना आवेदन लेके अपना जो परेशानी है बताए कि जिला प्रशासन के कोई एडीएम साहब है जिनके द्वारा हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ महिला डॉक्टर हैं उनके प्रति मतलब ठीक शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। बात को मतलब कलेक्टर मैडम के सामने उठाऊंगा और जो भी है नियमानुसार जांच करा के जो भी कार्रवाई हो। मैं ये हॉस्पिटल परिसर से थोड़ी दूर में ही ना एक ट्रांजिट हॉस्टल है, वहाँ मैं एक रूम के लिए आवेदन की थी। मैं उनके पास गई डीएम सर के पास, तो उन्होंने जैसे ही देखा मेरा आवेदन तो बहुत ही नाराज वाले शब्द में बोलते रहे, आपको कैसे मिलेगा, आपको तो मिल ही नहीं सकता। बहुत बुरे ढंग से उन्होंने कहा और मेरा जो आवेदन था उसको हटा दिया। मैं चाहती हूँ कि उनको डॉक्टरों के बारे में ऐसा नहीं रखना चाहिए, इसके लिए वो हमसे
मतलब अपनी बातों को वापस नहीं क्षमा मांगे। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और बिलासपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें प्यार, धोखा और रिश्तों में यू टर्न की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। शादी के महज 20 दिन बाद ही एक पत्नी अपने पति को बीच रास्ते में छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, वो भी पूरी तरह फिल्मी अंदाज में। घटना के बाद पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये मामला बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र का है, जहां मस्तूरी निवासी युवक अंकित महिलांगे अपनी पत्नी रंजिता को पहली बार मायके से विदा कराकर घर लेकर आ रहा था। रास्ते में 3 युवकों ने उनकी बाइक को रोका और अंकित की बेरहमी से पिटाई कर दी। और हैरानी की बात यह रही कि पत्नी रंजिता हमलावरों में से एक युवक के पीछे बाइक पर बैठ गई और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। अंकित के मुताबिक उसकी पत्नी ने खुद प्रेमी के कंधे पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया है और जांच भी शुरू कर दी है। ससुराल से अपने घर जब जा रहे थे तो वैभव पेट्रोल पंप थाना क्षेत्र पूर्वा के पास 3 अज्ञात युवकों के द्वारा इनकी वाहन को रोका गया तथा इनके साथ मारपीट की गई। इसी दौरान इनकी पत्नी, जो अज्ञात युवक जिनके प्राथमिक साथ मारपीट कर रहे थे, उनके साइकिल में बैठकर रिक्शा से चली गई है। पुलिस के द्वारा आरती की रिपोर्ट पर मारपीट का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। मजदूर जिले में ससुराले के थे, वहाँ अपन घर वाले लेके आते हैं। उसके बाद मतलब आगे मतलब वो देखा मतलब पेट्रोल टंकी के आसपास में मतलब पहले 4 आदमी वाला छुट्टी से एक बाद का हमें मोटर मासिक करी समय एक घर वाले को हाथ से पकड़ के मतलब वो मतलब बैठा दी घर चल दी सोहा घर वाली बाबू एक बाद मतलब कुछ मतलब नहीं चली गई और चल दी कर दी। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां प्रदेश में कई जगहों पर जीएसटी ने छापा मारा है। छापेमार कार्रवाई जारी है। रायपुर में बुधवार शाम से ये कार्रवाई लगातार चल रही है। जीएसटी टीम की रियल एस्टेट कंपनी सेफ्रन पर रेड देखने को मिली है। कंपनी के लेन देन और टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यहां जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। रियल एस्टेट कंपनी सेफ्रन पर जीएसटी ने रेड मारी है। रायपुर में बुधवार शाम से लगातार यहां कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में कई जगहों पर जीएसटी ने छापा मारा है। छापेमार कार्रवाई राजधानी रायपुर में लगातार देखने को मिल रही है जीएसटी टीम की, और ऐसे में रियल एस्टेट कंपनी सेफ्रन पर रेड मारी है। कंपनी के लेन देन और टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यहां पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और इसके बाद क्या कुछ मिला है, ये कई बड़े खुलासे आगे होंगे। प्रदेश में कई जगहों पर जीएसटी ने छापा मारा है। आगे बढ़ेंगे और देखिए, जांजगीर जिले के कमरीद गांव में घंटों तक बारिश चलती रही और आंधी तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तूफान के कारण एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे चांपा और सारा गांव में मेन रोड पर दोनों ओर से लंबा जाम लग गया। सड़क पर फंसे लोगों को राहत की सांस तब मिली जब पेड़ हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। अगर समय रहते पेड़ नहीं हटाया गया होता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। प्रशासन और स्थानीय टीम इस समस्या से निपटने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में दूसरी और तीसरी बारिश ने ही सरकारी दावों की पोल खोल करके रख दी है। शहर की सड़कों पर जल भराव की समस्या से आम जनता परेशान हो रही है। इस समस्या ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। सबसे चौंका देने वाली तस्वीर कलेक्टर कार्यालय के सामने से आई, जहां बारिश का पानी सड़कों को तालाब में बदल चुका है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़कों पर भी घुटनों तक पानी जमा हो गया है, जिससे हालात भयावह नजर आ रहे हैं। नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। स्थानीय लोग बताते हैं कि नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं और गंदगी सड़कों पर जमा हो गई है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अगली खबर बालोद से है, जहां जिले के तरौद गांव में डायरिया का कहर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक इस बीमारी से एक 6 महीने के मासूम बच्चे के साथ साथ 2 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि पीएचई विभाग पाइपलाइन सुधार में जुटा हुआ है और 15 दिनों के अंदर सुधार का दावा भी कर रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की भूमिका क्या है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जहां आंकड़ों को छिपाने में लगे हुए हैं, तो वहीं विस्तार न्यूज की पड़ताल में जिला अस्पताल में दर्जनों मरीज भर्ती मिले, जिनमें कई छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अवला उल्टी है दस्त होत रही से गाँव के हॉस्पिटल में 2 दिन देखा है। ओकर बाद हम सोमवार दिन वहाँ ले गए बालोद में और उनचो इलाज पानी चली से तहने शाम के बुखार हो सोला बुखार के सूजी लगे से
और ओला पिला खवा के सोलाए रही भाई नींद लटक गए हमरो हम लड़का सो है कि समझे तब उठ के देखे तब कैसे लड़का कहीं नहीं करत है इसे टाइप के हम डॉक्टर लाई वाला तब वो लेगी से मानो तो पाइपलाइन के विस्तार हो चाहे वो कौन से माध्यम से लैब में वो पानी मतलब सब जांच के लिए भेजे गए रही से पीएचई विभाग ला बोर के पानी भी भेजे गए पाइपलाइन के पानी भी भेजे गए टंकी के पानी भी भेजे गए जिसमें जीवाणु पाए गए हैं और जीवाणु की वजह से पूरा तरौद आज डायरिया से ग्रस्त है। अभी शिशु वार्ड में भी या पीडिया वार्ड में भी आप जा करके देखो कुछ लड़का माना रिकवर हो गए हैं, कुछ लड़का जो 10 से 12 लड़का अभी भी भर्ती आ गए। हाँ, अभी तक तरौद में डायरिया का हुआ था, वहाँ पे अंडर कंट्रोल है। वहाँ पे 48 पेशेंट हमारे ओपीडी में थे और 14 पेशेंट जो भर्ती था। इसके अलावा हमारे पास एक रिसेंटली बोल रहे हैं कि डेथ हुआ है बच्चे का, परंतु डेथ है उसके कारण नहीं हुआ है, वो उसको उल्टी हो रहा था और सर्दी खांसी एवं बुखार था, जिसके कारण से रात में स्प्रेड होने के कारण उसको डेथ हुआ है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां देश का भविष्य तैयार होता है और जब स्कूल ही जर्जर हालत में हो तो एक मजबूत भविष्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती। 90 के दशक में बने कच्चे स्कूलों ने अब अपना रूप बदल लिया, लेकिन कांकेर में ऐसा नहीं हुआ। यहां साल बदलते गए लेकिन स्कूल झोपड़ी से झोपड़ी तक ही सीमित रह गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांकेर के गांडागौरी गांव में स्थित प्राथमिक स्कूल के बच्चे एक खपरेल की झोपड़ी में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल के पक्के भवन का निर्माण तो हुआ है, लेकिन सिस्टम की नाकामी के चलते समय से पहले जर्जर हो गया। पक्के स्कूल भवन का सरिया दिख रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, पानी का रिसाव और जर्जर होने के चलते बच्चे बैठकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये जो है गांडागौरी गांव का प्राथमिक शाला है, पानी गिर रहा है, धीरे धीरे पानी गिर रहा है। बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वो देखिए पहले आप। बच्चे जो है गांव के द्वारा जो है ग्रामीणों के द्वारा जो जन भागीदारी समिति से बनाया गया ये जो झोपड़ी है, अस्थायी झोपड़ी, वहां बैठकर पढ़ने को मजबूर है। ये जो है प्राथमिक क्लास के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिन्हें इस झोपड़ी में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। दरअसल 1974 में गांडागौरी गांव में स्कूल खुला, तब यहाँ खपरेल का स्कूल भवन बनाया गया। फिर 1994 में 4 कमरे का अतिरिक्त कक्ष बनाया गया, लेकिन वो भी जर्जर होने के कारण 2014 में फिर से 2 कमरे का अतिरिक्त कक्ष बनाया गया, लेकिन खराब गुणवत्ता के चलते 2015 में ही भवन जर्जर हो गया। फिर 2024 में जन भागीदारी समिति से 40,000 रुपए खर्च कर बांस बल्ली गाड़कर एक अस्थायी खपरेल का झोपड़ी बना दी गई, जहां बच्चे अभी बैठकर पढ़ाई करते हैं। ये भवन 1994 की बिल्डिंग है और मैं 2016 में यहाँ पदस्थ हुआ हूँ। अच्छा। मेरे आने के बाद लगभग 4-5 साल ठीक रहा, उसके बाद से कंडीशन खराब हो गया, पानी गिरने से टपकता है और ऊपर लेंटर पूरा फट गया है सर। ये जो 94 में जो बना है, 94 में जो बना है, 2014 में जो भवन बना, 2014 में बना है, ये जब से बना है सब तब से सिपेज मारता है। वहाँ से हम कक्षा लगाते नहीं है, वहाँ पे ऐसी रफ सामान रखा हुआ पड़ा है। तो अब कहाँ बैठ रहे हैं यहाँ बच्चे? अब यहाँ पे जन भागीदारी द्वारा बनाया गया कमरा में बैठ रहे हैं। वहीं पूर्व छात्रों की माने तो 70 के दशक में स्कूल खपरेल का था और अब उनके बच्चे भी उसी खपरेल में पढ़ने को मजबूर हैं। ये वो भवन है, कुछ यहाँ स्कूल के जो ऑफिशियल काम है वो होते हैं। अंदर अगर अब भवन की ओर आएंगे तो पूरी तरीके से जर्जर हो गया है, बिल्कुल भी जो है आप पढ़ने लायक नहीं है। जो सरिया है वो दिखने लग गए। कभी भी अगर बच्चे यहाँ बैठते हैं तो कभी भी ये गिर सकता है, बड़ा अनहोनी हो सकता है। यही कारण है कि झोपड़ी में बच्चों को बैठकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। इस भवन में जो है पानी का रिसाव होता है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी का रिसाव हो रहा है, नीचे बैठने लायक बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि इस भवन में बच्चों को नहीं बैठाया जाता है और उस अस्थायी भवन में बैठा के बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। यही भवन एक 70 के दशक में बना हुआ भवन है, एक 90 के दशक में बना हुआ है और एक वो भवन खराब होने के कारण अतिरिक्त कक्ष बनाया गया सन 2014 में। और समय का चक्र देखिए कि आज बच्चे उसी 1970 के भवन में 73 के में जो भवन बना है वहाँ पढ़ने के मजबूर है। और स्कूल के पास से जो भी गुजर रहा है वो उस सिस्टम की नाकामी को आंखों से देख रहा है। बहरहाल अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कब तक काम आएगा ये देखने वाली बात होगी। तब तक इस मानसून में बच्चे इसी झोपड़ी में अपना भविष्य गढ़ने वाले हैं। विस्तार न्यूज के लिए कांकेर से तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरिया जिले की, जहां चेरवा पारा के मझार पारा गांव में पीएचई विभाग की लापरवाही से 1 साल पुराना गहरा गड्ढा खुला पड़ा है। यह गड्ढा पानी टंकी निर्माण के लिए खोदा गया था,
लेकिन अब तक ना तो निर्माण शुरू हुआ है और ना ही गड्ढा भरा गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस गड्ढे में कई बार लोग और मवेशी भी गिर चुके हैं। खासकर बच्चे जो आसपास खेलते हैं उनके लिए यह एक खतरा और भी गंभीर है। बारिश के कारण गड्ढे में पानी भर जाने से मिट्टी धंसने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा निर्माण सामग्री जैसे कि पाइप, गिट्टी और रेत भी घरों के आसपास फैली हुई है, जिससे घरों में सीलन और गंदगी बढ़ गई है। जब विस्तार न्यूज की टीम ने अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया, लेकिन ग्रामीण विभाग से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं ताकि हादसे टल सके। अक्सर इस रास्ते से आते जाते रहता हूँ। आज काफ़ी दिनों से, बरसों से गड्ढा है, इसमें लोगों का आवागमन है, कभी भी कोई बड़ी हादसा हो सकता है। 2-4 बार इसमें मवेशी गिर चुके हैं। इनको बोलते, ग्रामीणवासी बोलते भी हैं जाके किसी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। मेरा निवेदन है कि यही जो है तो रेता उतार रख दें, गिट्टी उट्टी रख दें, पाइप रख दें, और एक वजह से वो घर भी सीढ़त है। घर भी सीढ़त है तो बहुत नुकसान हुआ था। ये गुरुजा ही करे भी होगी, हो चुकी से घर है। और एक गड्ढा कोड़ देने सामने, इसमें भी गोरू बहुत गिर गए रही ना, वो बाइक भी 1-2 ढकेला गई रही। 3 बैला मन गिर गई। वो पत्थर ला उड़ाए दी, सब मोर घरे पानी, कोठा में पानी लग जाते, घर गिर जाही तो का नुकसान होही। शासन का हुई नुकसान की मोर नुकसान होही। आपके माध्यम से भी और मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुआ है, और हमने संबंधित ठेकेदार को उस गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग करने के लिए कह दिया, क्योंकि वर्षा ऋतु का समय है तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसलिए ठेकेदार को भी निर्देशित कर दिया गया। और विलम्ब की स्थिति में हम विभागीय रूप से, अगर ठेकेदार ने समय लगाया, ऐसी स्थिति उत्पन्न नजर आए तो हम, क्योंकि जनहानि का समस्या है, तो हम विभागीय रूप से उसे तत्काल सुधार कर देंगे और बैरिकेडिंग करा देंगे, जल्द ही निर्माण कार्य चालू करा दिया जाएगा। मेरे पीछे आप जो गड्ढा देख रहे हैं, इस गड्ढे को मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं। ये गड्ढा 6 महीने पहले टंकी निर्माण के लिए खोदा गया था, लेकिन आज तक ना यहाँ टंकी निर्माण शुरू हुआ है और ना ही इस गड्ढे को भरा गया है। ठेकेदार ने गड्ढे को खोदकर ऐसे ही छोड़ दिया है। अब ये गड्ढा देखिए, इधर से एक कच्ची सड़क आ रही है, इसी के जस्ट बगल में बना है, और यहाँ से लोग आते रहते हैं रात में, क्योंकि रात में यहाँ पे अंधेरा रहता है, लाइट की किसी भी प्रकार से व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से यहाँ लोगों के गिरने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे और पूछते हैं कि इन गड्ढे की वजह से कितनी समस्या हो रही है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? बाबूलाल। कब से ये गड्ढा खोदा गया हो, कितनी दिक्कतें हैं? बहुत दिन हो गया इस गड्ढा खोदने से। और मवेशी और लोग भी इसमें गिरने का खतरा बना रहता है। खतरा बना है, इसमें रोड के सामने है, वो भी रात में अंधेला में भी गिर सकता है। यहाँ बहुत बाल बच्चों का भी खतरा है, मवेशी का भी खतरा है। अब देखना ये होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या पीएचई विभाग इस पर कुछ कार्रवाई करता है, क्या ठेकेदारों पर कुछ कार्रवाई की जाएगी, या इनकी पानी की समस्याएं कब दूर होती हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोरिया से विस्तार न्यूज़ के लिए ऋतिक शिवारे की रिपोर्ट।